ये नीति विशेषज्ञ का मतलब क्या है? जब तक कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंक नहीं करता, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, तब तक वो नीति में बदलाव नहीं ला सकता। न्यूज़पेपर में बहुत, मैं क्योंकि मेरा एक पैट्रिक बिजनेस था न्यूज़पेपर, मैंने बहुत जर्नलिज्म पे काम किया। तो एक समय है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का, नई चीज़ों का और पुरानी चीज़ों का संगम करके देश को बढ़ा सकते हैं। और बड़ी कंपनी के साथ काम करते करते मैं हेल्थ के अंदर मैंने काम किया। यूरोपियन देश या अमेरिकन देश हमारे साथ हमारे नेता को बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट करता हूँ। इसी पंडित में, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और शिव भक्त भी हूँ और जैन भी हूँ, तो मैंने हिंदुत्व पे कुछ काम किए। कुछ ये सोचता हूँ कि दुनिया में अगर कोई राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र फिर से सबसे पहले बन सकता है तो नेपाल। 88% पॉपुलेशन। क्यों? जिस तरह इजराइल छोटी सी कंट्री होगी, जूस के साथ काम करती है, तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो पावरफुल सेंटर बन सकता है वो नेपाल बन सकता है। आप लोग किस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम? जैसे हर मुस्लिम हज करने का, हर हिंदू को एक बार नेपाल जाना चाहिए। पशुपतिनाथ वहाँ पर जो धर्मांतरण हो रहा है वो रुकेगा। इन दिनों आप राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ जुड़े हुए हैं नीति विशेषज्ञ के तौर पे। क्या कुछ उसमें रहा, किन मसलों पर, प्रोजेक्ट्स पर बातचीत हुई? इन्होंने जो ये मुहिम चलाया, जब ये मुहिम चला तो मेरा इनसे मिलना हुआ, तो मैंने इनको ये कहा कि इसमें कानून लचीला है, कानून ताकतवर नहीं है। तो मैं उनके साथ गया, उनका विजन था किसानों का कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान किसान। तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री का भाषण आया और मैं किरोड़ी जी के साथ था उसमें कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि इस पर काम करना चाहिए। और वो कार्य एकदम किरोड़ी जी ने जो लास्ट 3 महीने में कार्य किया, जो पूरे राष्ट्र में मेरे ख्याल से हर किसान को एक बहुत ऐसा महसूस हुआ कि यस, कोई हमारी असली तकलीफ को समझे। किस तरीके से किसानों को इससे प्रॉफिट होने वाला है और ये योजना किस तरीके से काम करेगी? अब आप 2 किलो पाउडर खा लीजिए, आयरन नहीं है, क्लाइमेटिक चेंज हो गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मेरी भी इसमें रुचि थी। मेरे पास टीम है, मेरी कंपनी में पढ़े लिखे लोग हैं, IITians हैं, बॉटनी के लोग हैं, तो मैंने इसके अंदर अपना योगदान देना सोचा। बहुत बुजुर्ग नेता है, तो उनके साथ कार्य करना भी एक बहुत ही गर्व की बात थी। विदिन 72 आवर्स मीना साहब ने ये अपना बीड़ा उठाया। किरोड़ी मीना जी का मुझे फ़ोन आया कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा है तो राजस्थान शुड बी फर्स्ट। और उन्होंने ये बताया कि राजस्थान में पोटाश है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, बेंटोनाइट है, तो मिनरल वेल्थ है। इस मिनरल वेल्थ को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, और ये तभी होगा जब किसान का विश्वास जीते। एक विजन नेता जो करता है उससे राष्ट्र बनता है। तो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो हमारे साथ, हमने कभी सोचा नहीं था हम अटैक करेंगे। बिल्कुल। राजस्थान की इस वक्त जो हालात है, एज एन स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट क्या राय देंगे? किसान अगर खुशहाल हो जाएगा, किसान अगर ये डबल ईल्ड होगी राजस्थान की, तो राजस्थान तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट एवरीथिंग विल डू। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज भारत रफ्तार के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें नीति विशेषज्ञ के तौर पर पहचाना जाता है और ये भारत देश के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इस तरीके की पॉलिसीज क्रिएट करते हैं जो एक बड़ा गेम चेंजर भारत के लिए साबित होता है। संजय सिंघवी जी आज हमारे साथ मौजूद है। सिंघवी साहब, ये नीति विशेषज्ञ का मतलब क्या है, क्या एक्सपर्टीज है आपकी? मैं 30 ईयर्स से मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करते करते ये सीखा कि जब भी कोई राजनेता का कोई विजन होता है तो उसे परिणीत करने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी टू बी मेड। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। सरकार में जो लोग काम करते हैं वो सरकारी कार्य के दबाव में रहते हैं। जब तक कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंक नहीं करता, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, तब तक वो नीति में बदलाव नहीं ला सकता। वो नीति के उसी कार्य को करता रहता है। कुछ लोगों के साथ मेरा अनुभव रहा, कुछ चीज़ों को मैंने देखा। देश के अंदर बहुत बारे चेंजेस हमने देखे लास्ट 30 सालों में। जितने चेंजेस हुए हैं, मेरे ख्याल से इस जनरेशन ने जो चेंज देखा किसी ने नहीं देखा। तो शुरू में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे, मैंने अपना पहला कार्य डेयरी के साथ किया, गाय और एग्रीकल्चर के साथ किया, हॉर्टिकल्चर के साथ। वो मेरे जीवन का प्रारंभिक मेरा जीविका भी थी और सोच भी थी। उसके बाद समय बदलता रहा। न्यूज़पेपर में बहुत, मैं क्योंकि मेरा एक पैट्रिक बिजनेस था न्यूज़पेपर, तो मैंने बहुत जर्नलिज्म पे काम किया। तो उस समय मेरे को डिफरेंट पॉलिसीज को पढ़ने का और विवेचने का मतलब मिला। बहुत सारे पत्रकारों को देखा, देश में बदलते हुए हालातों को देखा, तो मैंने पंचायत राज को बढ़ते हुए देखा। तो इन सब चीज़ों को देखते मुझे लगा कि एक समय है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का, नई चीज़ों का और पुरानी चीज़ों का संगम करके देश को बढ़ा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मैंने ब्रिटिश एयरवेज की कंपनी अल्ट्रा PRT को इंडिया में लाया, उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनवाए। वो दूरगामी प्रोजेक्ट्स हैं, वो नीति बनी
अमिताभ कांत साहब ने वो नीति प्लानिंग कमीशन में बनाई, उसमें हमने सहयोग दिया। बेंगलोर में टेंडर बनाया, हरिद्वार में टेंडर बनाया और इस तरीके से हमने कार्य किए। इसके अलावा हमने वाईफाई का काम किया, दिल्ली पब्लिक वाईफाई किया, आंध्र प्रदेश APSFL के अंदर भी हमने योगदान दिया और बड़ी कंपनी के साथ काम करते करते मैं हेल्थ के अंदर मैंने काम किया, मैं ट्रांजैक्शन एडवाइजरी बन गया। तो मैंने अपने और प्लस में क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड था, तो लॉ इज अ फोर्स, लॉ इज अ कॉमन सेंस। बिना लॉ कोई काम हो नहीं सकता। कोई भी नीति बनेगी उसके पीछे एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे कार्य किए। अब जैसे जब मोदी जी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब काम किया तो मुझे लगा कि ये जरूरत पूरे विश्व को है जी। यूरोपियन देश या अमेरिकन देश हमारे साथ हमारे नेता को बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी नहीं सोच पाए। उनके बड़े बड़े नेता हुए, इवन फीमेल नेता भी हुए, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि औरत की इस तकलीफ को कैसे सॉल्व किया। भारत ने अग्रणी होकर काम किया। मैंने इस पर एक थोड़ा सा विचार आगे किया कि हर महीने पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो 18 महीने को इस्तेमाल करने वाला रियूजेबल पैड के हमने वर्क किया और हम उसे अफ्रीका ले गए। अफ्रीका के बहुत सारे MPs ने हमको ये लिख के दिया और अब मैं इस कार्य को नेपाल ले जाना चाहता हूँ। इसी परिणति में क्योंकि मैं हिंदू हूँ और शिव भक्त भी हूँ और जैन भी हूँ, तो मैंने हिंदुत्व पे कुछ काम किए, कुछ पढ़ा, कुछ लोगों के सानिध्य से सीखा, गुरुओं के साथ सीखा। तो मेरे मन पे भावना उठी कि अब जो शिव मेरे शैव मेरे इष्ट देवता हैं, तो मैं नेपाल के अंदर नेपाल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहा हूँ, जुड़ा हुआ ही हूँ, इंडिया को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में अगर कोई राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र फिर से सबसे पहले बन सकता है वो नेपाल है। 88% पॉपुलेशन। ऐसा क्यों? मतलब नेपाल में 88% हिंदू है, वहाँ पर सारे धाम है, शिव का भी धाम है, वहाँ पर राम की भी जगह है, वहाँ एक अजीब सा वातावरण भी ऐसा ब्यूटीफुल है। पशुपतिनाथ इज गोइंग टू बी, पशुपतिनाथ के साथ मैं जुड़ा उसके ट्रस्ट के साथ, और पशुपतिनाथ के को मुझे लगता है वो हिंदू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। जिस तरह इजराइल एक छोटी सी कंट्री होगी, जूस के साथ काम करती है, तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो पावरफुल सेंटर बन सकता है वो नेपाल बन सकता है। तो आप जो नेपाल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, बेसिकली आपका काम क्या होता है? आप लोग किस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम? मुझे उन्होंने अभी 1 साल पहले इसको बड़ा रिफर्श किया, जब राम मंदिर बना तो उन्हें लगा कि एक बहुत बड़ी हिंदुत्व लहर बनी। तो नेपाल के अंदर परशु इस मंदिर का वापस से नवनिर्माण हो, लोग जुड़े, विश्व का हर हिंदू, जैसे हर मुस्लिम हज करने जाता है, हर हिंदू को एक बार नेपाल जाना चाहिए पशुपतिनाथ के दर्शन करके। कितना सुंदर है नेपाल। नेपाल नैसर्गिक है, सुंदर है। लोग क्यों जाना चाहते हैं? लोग टूरिज्म भी करना चाहते हैं, धर्म को भी करना चाहते हैं। वहां जाने से वहां की जो हिंदुत्व पॉपुलेशन है 88%, उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, वो सेल्फ रिलायंट होगी। वहां पर जो धर्मांतरण हो रहा है वो रुकेगा और हम एक हिंदू राष्ट्र की सही परिकल्पना कर सकते हैं वहाँ, ऐसा मुझे लगा। और इस हर चीज में आपका क्या होता है, एक छोटा योगदान होता है, क्योंकि हम देश के साथ काम करते हैं और देश के लिए हमने अपनी जीवन के अपना कार्य पूरा कर लिया। अपनी जीवन का सिस्टम है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, पहले आप अपने परिवार के लिए काम करते हो, उसके बाद एक उम्र में आने के बाद आप राष्ट्र के लिए कुछ करते हो, अपने धर्म के लिए कुछ करते हो। उस स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि नेपाल कैन बिकम अ वेरी बिग सेंटर, और नेपाल के अंदर आज की स्थिति ऐसी है कि वहीं सबसे ज्यादा हिंदू है एज पर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके सिंघवी साहब, इन दिनों आप राजस्थान के कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ जुड़े हुए हैं नीति विशेषज्ञ के तौर पे। अभी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर किरोड़ी लाल मीणा गए थे, तब भी आप उनके साथ थे। कई मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, नेताओं से आप दोनों की मुलाकात हुई, क्या कुछ उसमें रहा? किन मसलों पर, प्रोजेक्ट्स पर बातचीत हुई? देखिए, बाबा को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और उनका एक जो इस बार का जो उनका कार्यकाल रहा और पहले भी उन्होंने जो संघर्ष किए, और ये संघर्ष मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर एडल्ट्रेटेड खाद बीज इसी से हमें खाना पीना है तो हमारी पूरी आने वाली जनरेशन पर इसका इम्पैक्ट होगा। किसान को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं खुद अपनी खेती में काम कर चुका हूँ, कितना मुश्किल होता है सीड को पैदा करके फिर फ्रूट का इंतजार करना और फिर उस पर आने वाली तकलीफों को देखना। तो इन्होंने जो ये मुहिम चला है, जब ये मुहिम चला तो मेरा इनसे मिलना हुआ तो मैंने इनको ये कहा कि इसमें कानून लचीला है, कानून ताकतवर नहीं है। और क्योंकि मैं लॉ फर्म का मेंटर हूँ, पेटेंट IPRs पे काम करता हूँ, तो मैंने इनको कहा कि इसके कानून, उन्होंने मुझे ये कहा और मैंने सुना कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने एक मिशन बनाया जिसको पूरे राष्ट्र ने माना। शिवराज जी ने
उनके यूनियन मिनिस्टर ने बोला कि हम लॉ बनाएंगे, तो मैंने अपनी तरफ से उनके साथ मिला, उन्होंने मुझे मौका दिया कि उनके विजन को मैं परिणीत कर पाऊँ। तो मैं उनके साथ गया, उनका विजन था किसानों का कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान किसान। मोदी जी का ये कहना था डबल यील्ड हो जानी चाहिए देश की। तो इन सब चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ। फिर उन्होंने मुझे अपना विजन दिया, मैंने उस विजन पर अपनी पूरी टीम लगाई और हमने एक बहुत ही बड़ी नीति बनाई है जिसके अंदर किसान को पानी से जोड़ा है, मिनरल से जोड़ा है और खाद, इन सब चीज़ों से जोड़ के इंडिजिनस वाली बात 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कह दी। तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री का भाषण आया और मैं किरोड़ी जी के साथ था उस समय कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि इस पर काम करना चाहिए। और वो कार्य एकदम किरोड़ी जी ने जो लास्ट 3 महीने में कार्य किया, जो पूरे राष्ट्र में मेरे ख्याल से हर किसान को एक बहुत ऐसा महसूस हुआ कि यस कोई हमारी असली तकलीफ को समझ रहा है। तो उन्होंने वो कार्य किया, एडल्ट्रेशन के खिलाफ जबरदस्त रेड्स करी। और उसके बाद ये मुझे लगा कि उनकी बात से और जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया उसमें किसानों के लिए यही बात करी। अच्छा सिंघवी साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोग ये जो नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मिनरल्स, जल और खाद बीज पर, किस तरीके से किसानों को इससे प्रॉफिट होने वाला है और ये योजना किस तरीके से काम करेगी? देखिए, योजनाएं तो केंद्र सरकार ने पहले से बना रखी है, मोदी जी ने प्रणाम बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में जब कार्यकाल हुआ तो कुछ कार्य हुआ नहीं और प्रणाम के लिए हम क्वालिफाई नहीं हुए। प्रणाम बेसिकली बात करता है कि हम यूरिया कम करें और इंडिजिनस खाद यूज करें, जो हमारी प्राचीन सभ्यता में हम गोबर की खाद काम में लेते थे, बायो मिनरल्स हो गए। तो इस सब पर विचार हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन पहला जो था वो अपने आप में फेल होता जा रहा है। हमारी जो मृदा है, सॉइल है, वो खत्म होती जा रही है। तो और जिस तरीके का आपको एक नई शोध है कि जो पालक हमारे बुजुर्ग खाया करते थे उसमें आयरन होता था, अब आप 2 किलो पालक खा लीजिए, आयरन नहीं है क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मेरी भी इसमें रुचि थी। मेरे पास टीम है, मेरी कंपनी में पढ़े लिखे लोग हैं, IITians हैं, बॉटनी के लोग हैं, तो मैंने इसके अंदर अपना योगदान देना सोचा। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि उनका विजन को मैंने पढ़ा और मैंने उसको परिणीत किया। और फिर मैं उनके साथ मंत्रियों से मिला ये कहने के लिए कि इंटर मिनिस्ट्रियल पावर चाहिए, एक मंत्रालय कार्य नहीं कर सकता। हमको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी चाहिए, हमको वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री भी चाहिए, हमको केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी चाहिए, उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर चाहिए। और इस सब के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं। इतने मंत्री और इतने मंत्रालय को सिर्फ प्रधानमंत्री का सपना ही पूरा कर सकते हैं। क्या रिस्पॉन्स मिला फिर आपको इसके लिए? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मीना साहब को एक बहुत ही पावरफुल नेता के रूप में मैंने देखा कि लोग जानते, उनकी उम्र ही है 7, बहुत बुजुर्ग नेता है, तो उनके साथ कार्य करना भी एक बहुत ही गर्व की बात थी। और उन्होंने बहुत ही खुले हाथ से मुझे कहा कि मुझे करना है। तो विजन नेता का होता है, हम लोग पीछे से परिणति बनाते हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल्स को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हमने लॉ को पढ़ा, तो लीगल, AI, नई प्रौद्योगिकी और पुरानी खाद को वापस से जीना करना और इन सबसे इंडिजिनस काम करना। और सबसे बड़ी बात है विदिन 72 आवर्स मीना साहब ने ये अपना बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि इंडिजिनस फर्टिलाइजर्स के लिए कोई काम करना चाहे तो ये $5 बिलियन जो मैं बांट रहा हूं और विदेशी मुद्रा जा रही यूरिया की कम होनी चाहिए। हम लोग काम तो कर ही रहे थे खाद पर, बायो फर्टिलाइजर्स पर। तो किरोड़ी मीना जी का मुझे फोन आया कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा है तो राजस्थान शुड बी फर्स्ट। और उन्होंने ये बताया कि राजस्थान में पोटाश है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, बेंटोनाइट है, तो मिनरल वेल्थ है। इस मिनरल वेल्थ को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, और ये तभी होगा जब किसान का विश्वास जीतेंगे। हमारे यहाँ गरीब किसान है, वो किसान लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकता। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए शॉर्ट टर्म सरकार को मदद करनी। तो यूरिया कम करा जाएगा, इंडिजिनस खाद बनेगा। और ये किरोड़ी जी का बहुत बड़ा सपना है कि राजस्थान 30% विदेशी आयात होने वाले फर्टिलाइजर को कम करने की क्षमता रखता है। और इस कड़ी में वो फर्टिलाइजर मिनिस्टर से मिले, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मेरा ये हमारी एक राजस्थान के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस सपने को पूरा कर सके जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन 2 कहा जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन 1 में हमने केमिकल्स लाए, हम फंसे हुए थे, उस समय अलग था, उससे हमें नुकसान दिया लॉन्ग टर्म। हमारी मृदा खत्म हो चुकी है, हम क्वालिटी फूड नहीं खा पा रहे, कैंसरस खाना आ रहा है, कार्सिनोजेनिक फूड आ रहा है। और
ये सब कैसे होगा? जब भी इंडिजिनस फर्टिलाइजर की बात आएगी तो सबसे पहले आएगी एडल्ट्रेशन पर रोक। एडल्ट्रेशन का मतलब है अगर एक बार कोई क्रॉप गलत दे दी जाए, एक बार में ही किसान की पूरी जिंदगी, क्योंकि उसका सब कुछ लगता है, वो पूरे साल मेहनत करके उसका घर उससे पलता है, और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। मतलब कि अगर वो 10 बीघा में खेती करता है तो 3 बीघा का धान तो खुद ही खाता है, उसके परिवार को खिलाता है। तो अगर वही नहीं होगा तो खाएगा क्या? तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया, बहुत मुश्किल कार्य है। एडल्ट्रेटर्स बहुत ज्यादा जमे हुए हैं, सालों से बैठे हुए हैं चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। जो भी हम उनको नीति दे सकते हैं, जो भी लीगल परिवर्तन कर सकते हैं, विधि का परिवर्तन कर सकते हैं, जो भी हम हमारी तरफ से उनके विजन को बनाने के लिए जितना भी लीगल फ्रेमवर्क में हम काम कर सकते हैं, टेक्निकल फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं, हम करके दे रहे हैं जी। उसके बाद ये मैक्रो लेवल पे काम हो रहा है। जब इसको परिणित होगा तो राष्ट्र में बहुत लोग काम करेंगे, डिपार्टमेंट काम करेगा, मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, और विजन तो नेता का ही होता है। देखिए, एक विजन नेता जो करता है उससे राष्ट्र बनता है। तो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो हमारे साथ, हमने कभी सोचा नहीं था हम अटैक करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे किरोड़ी जी का एक विजन है, हमारे नेता हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष पहले भी किया है करप्शन के खिलाफ। 0 टॉलरेंस जो करप्शन है उनका सबसे बड़ी बात है। उस स्थिति में मैं उनके साथ कार्य करना चाहता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। और जहाँ मैंने उनके साथ जो विजिट करी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही मेरे हिसाब से। हर मंत्रालय ने हमारी फाइल को लिया, उनकी बनाई हुई सोच को जो मैंने नीति में बदला उसके प्रेजेंटेशन को लिया है। अब उस पर कार्य शुरू होगा और कार्य तो उसका फल तो आएगा। बिल्कुल। अब क्योंकि सिंघवी साहब आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं, राजस्थानी हैं, राजस्थान के इस वक्त जो हालात है, एज एन स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट क्या राय देंगे? क्या बदला जाना चाहिए राजस्थान में, और राजस्थान को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? मैं सबसे पहले तो किसान और एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहा हूँ राजस्थान में, और किसी नेता ने मुझे अपना विजन दिया नहीं जो मैं बनाऊं। और हमारे पास भी समय और हमारे संसाधन लिमिटेड है कि प्रो बोनो कितना काम कर सके। तो हमने जब एक इतना बड़ा बीड़ा उठा ही लिया जिसमें 22% जीडीपी राजस्थान की खेती से आती है, और किसान अगर खुशहाल हो जाएगा, किसान अगर ये डबल यील्ड होगी राजस्थान की, तो राजस्थान तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट एवरीथिंग विल गो। ये तो 3 साल का काम है। 3 वर्ष में हम अगर 30% यूरिया घटा देंगे तो हमें करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी प्रणाम में। आने वाले समय में हमारी जो विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, वो राष्ट्र में सबसे पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ इंक्यूबेशन यूनिट खोली जाएंगी और वहाँ से एग्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाएंगे। अगर गांव में एग्रो एंटरप्रेन्योर्स बन गए तो मेरे ख्याल से गांव समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध हो ही जाएगा। बिल्कुल। चलिए सिंघवी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक जुड़े हुए हैं, संजय सिंघवी को आपने सुना। फिलहाल कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नीति विशेषज्ञ के तौर पर उनके साथ जुड़कर राजस्थान के किसानों और कृषि के लिए काम कर रहे हैं। सुनने में जो योजनाएं हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, और कहना यह है कि उसका फल भी जरूर मिलेगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।